नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उससे वाकिफ़ करवाते हैं। जहाँ तक है हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद से भी मुताल्लिक़ कई खबरें हमारे पास है। साथ ही तेलंगाना में आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि 11 फरवरी को बल्दी इंतखाबात होने वाले हैं सिवाय GHMC को छोड़कर। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 11 फरवरी को बल्दी इंतखाबात होंगे 7 कारपोरेशन और 116 बल्दियात के। और इस सिलसिले में आपको ये बताना ज़रूरी है कि 11 फरवरी को रायदही होगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और फिर नताइज का ऐलान 13 फरवरी को कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों ने पर्चे नामजदगियों का अदखाल भी कर दिया है। और इस सिलसिले में जो आखिरी इत्तलात हम तक आई हैं उसमें बताया गया है कि तकरीबन 28,456 जो है पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई हैं। और ये भी कहा जाता है कि 2,996 वार्ड्स के लिए इंतखाबात होंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या करती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा है और उनकी पार्टी ने यानी हुक्मरान पार्टी ने यह हदफ मुकर्रर रखा है कि कम अज़ कम 90% नशिस्तों पर कब्जा किया जाए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि 7 कारपोरेशन और 116 बल्दियात के जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें GHMC शामिल नहीं है और GHMC की 10 फरवरी को मियाद मुकम्मिल होने वाली है। अब देखना यह है कि GHMC इंतखाबात कब किए जाते हैं, लेकिन आपने हालिया अरसे के दौरान देखा कि किस तरह GHMC को अलग बनाया गया है, फिर 300 वार्ड्स बनाए गए हैं, हैदराबाद के 100, फिर साइबर सिटी के 100 और मलकाजगिरी बल्दिया के 100। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हैदराबाद किस तरह वसत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बल्दियात की तकसीम का सवाल है, इससे आवाम को फ़ायदा होगा या नुकसान, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हर हाल में बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी दिलाने के ख्वाहां हैं। फिल वक्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अमेरिका में है और वो 1 फरवरी को अमेरिका से हैदराबाद वापस होंगे। लेकिन अमेरिका में भी रहते हुए उन्होंने जूम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया है, एहतमाम किया है कांग्रेस के अहम कायदीन से। और बातचीत जो हुई है आपको बता दें कि वो हमारे ज़राए का कहना है कि इस बातचीत में इस बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के बारे में बातें की गई है या तबादला ख्याल किया गया है और अपने मनसूबों को या अपनी हिकमत अमली को खतियत दी गई है। वैसे भी नाज़रीन जहाँ तक आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी तो कल यानी 1 फरवरी को हैदराबाद वापस होंगे और 3 फरवरी से वो बल्दी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेंगे। एक और ख़बर ये आ रही है कि अरावली गेस्ट जो रेस्ट फार्म हाउस है KCR का, वहाँ पर KTR पहुँचे और अपने वालिद से उन्होंने मुलाकात की और बाप बेटे दोनों ने बल्दी इंतखाबात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल भी किया है। तीसरी तरफ बीजेपी कह रही कि तेलंगाना में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो बहरहाल आपने देखा कि ग्राम पंचायत के इंतखाबात होते हैं। ग्राम पंचायत के इंतखाबात में 65% ग्राम पंचायतों पर कांग्रेस कब्जा करती है और रेवंत रेड्डी उसे बड़ी कामयाबी करार देते हैं। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी ने और कांग्रेस की हुकूमत ने और कांग्रेस पार्टी ने जो हदफ रखा है कि 90% नशस्तों पर हम कब्जा करेंगे, ये क्या उनका हदफ पूरा होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात यह है कि जुमला 2,996 वार्ड के लिए अब तक जो पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो तकरीबन 28,456 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर किस तरह यानी बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी दिलाते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि कम अज़ कम 15 पार्लिमानी हलकों में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो आप वुज़रा हैं या फिर MP अरकान पार्लियामेंट है उन्हें यानी इंचार्ज बनाया है और 15 अरकान पार्लियामेंट को इंचार्ज भी बनाया है। और आपको ये बता दें कि रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन को ज़हीराबाद का निगरान बनाया गया है और वो काफ़ी मसरूफ़ बताए जाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये इंतखाबात जो बल्दी इंतखाबात हैं अज़हरुद्दीन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उनकी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो ये रही यानी हैदराबाद से मुतालिक ख़बर, तेलंगाना से मुतालिक ख़बर जो हमने आपको बताई है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है, चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। 3 फरवरी से वो इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। वैसे भी जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, मैं आपको बताता हूँ कि हैदराबाद अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा बताया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर हैदराबाद के अतराफ अकनाफ में मल्टी नेशनल कंपनीज़ ने अपना जाल फैला रखा है, जिसमें गूगल भी है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी, जिसमें
آپ دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ بھی ہے اور دوسری کمپنیز بھی ہیں جو یہاں اپنے ہیڈ کوارٹر بھی قائم کر رہی ہیں, اپنے ذیلی دفاتر بھی قائم کر رہی ہیں اور یہاں پر مینوفیکچرنگ یونٹس بھی قائم کیے جا رہے ہیں. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تلنگانہ جو ہے وہ ہندوستان کی سب سے کم عمر یعنی نو عمر ریاست ہے. اس کے علاوہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں دوسری ریاستوں کی بنسبت صاف صفائی کا بھی اچھا انتظام ہے اور یہاں پر تمام سہولتیں لوگوں کو میسر ہیں, چاہے وہ طبی شعبہ دیکھیں, چاہے آپ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبہ دیکھیں, آئی ٹی شعبہ دیکھیں. یہ ایک مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے اور حیدرآباد کو بلا شبہ سلیکان ویلی آف انڈیا کہا جا سکتا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا سوال ہے, حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا پچھلے سال جو گزرا ہے 2025, اس میں حیدرآباد میں قتل کی وارداتیں بہت زیادہ پیش آئی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ سائبر کرائم کے واقعات میں بھی بہت زیادہ اضافہ درج کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اکنامک آفینسز یعنی معاشی جرائم کے واقعات بھی بہت زیادہ پیش آئے ہیں. لیکن حیدرآبادیوں کو فکر اس لیے ہے کہ یہاں پر اب بندوق بھی چلنے لگے ہیں. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح گن کلچر حیدرآباد میں نہیں تھا, لیکن اب حیدرآباد میں گن کلچر بھی آ گیا ہے اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ بیرونی ریاست سے جو لوگ یہاں پر حیدرآباد منتقل ہو رہے ہیں کمائی کے لیے, روزگار کے لیے, ان کی وجہ سے حالات اس طرح خراب ہو رہے ہیں. اب جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے کسی نہ کسی طرح اس طرح کے عناصر پر نظر رکھیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوٹھی میں ایس بی آئی جو برانچ ہے وہاں پر گولی چلائی گئی. گولی چلا کر ایک شخص کو زخمی کر دیا گیا اور اس کے ہاتھ سے میں موجود بیگ جس میں بتایا جاتا ہے کہ 6 لاکھ روپے وہ ڈپازٹ کرنے پہنچا تھا, وہ رقم لے کر یہ جو رہزن ہے وہ فرار ہو گئے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ایکٹیوا پر 2 حملہ وہاں پر پہنچے, 2 رہزن وہاں پر پہنچے اور وہاں موجود زاہد اللہ قریشی کے ہاتھوں سے 6 لاکھ روپے کا بیگ چھین لیا اور جاتے ہوئے انہوں نے گولی چلا دی مزاحمت پر اور گولی زاہد اللہ قریشی کے پیر میں پیوست ہو گئی, یعنی اس کے پیر زخمی ہو گیا. اب انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ صبح یعنی ایس بی آئی اے ٹی ایم کوٹھی پر پیش آیا صبح 7 بجے 7:08 کو زاہد اللہ قریشی نے 100 کو ڈائل کیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ رہزنی کا واقعہ پیش آیا ہے. رہزنوں نے نہ صرف ان کے 6 لاکھ روپے چھین کر فرار اختیار کی ہے بلکہ انہیں گولی بھی ماری ہے جو گولی ان کے پیر میں لگی ہے. اچھا ہوا کہ جان تو نہیں گئی, ورنہ اگر سینے پر یا سر پر کہیں گولی لگتی تو پھر حالات بہت ہی خراب ہوتے اور بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا. اب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جائزہ لے رہی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی یعنی جو حملہ آور تھے جو رہزن تھے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر کے اور شہر کے اطراف و اکناف 2 پہیوں والے گاڑیوں کی پولیس سختی سے تلاشی بھی لے رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رہزن گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یہ ایک اہم بات ہے. لیکن حیدرآبادی پولیس اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے لیے بہت زیادہ یعنی شہرت رکھتی ہے سارے ملک میں. ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہے, ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ جہاں ہم آپ کو مقامی خبروں سے واقف کرواتے ہیں, علاقائی خبروں کے بارے میں بتاتے ہیں, وہیں پر قومی سطح پر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. عالمی سطح پر جو انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور جنگ و جدال کا ماحول بن رہا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جنگ کبھی بھی چھڑ جائے. اور دوسری طرف اسرائیل سے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنی درندگی کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور غزہ پر اس نے فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں مزید 12 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. تو بہرحال ناظرین جہاں تک خبروں کا سوال ہے ہم آپ کو پھر حیدرآباد لیے چلتے ہیں. حیدرآباد میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ماں اور اس کے 2 بیٹوں نے خودکشی کر لی اور وہ بھی ٹرین کے نیچے آ کر ان لوگوں نے خودکشی کی ہے. بورڈ پل کے رہنے والے یہ ماں بیٹوں نے خودکشی کی ہے اور پولیس اس بات کا پتہ چلا رہی ہے کہ آخر خودکشی کیوں کی گئی ہے اور اس کے پیچھے کیا یعنی وجوہات ہیں. کیا غربت سے تنگ آ کر, کیا مالی مشکلات سے تنگ آ کر, یا قرض میں کے جال میں پھنس کر ان ماں بیٹوں نے خودکشی کی ہے, پولیس اس کا پتہ چلا رہی ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ خاندان کے 3 افراد چرلاپلی اور گھٹکیسر ریلوے اسٹیشن کے درمیان پہنچے اور وہاں پر خود کو ٹرین کے سامنے ڈال دیا, یعنی ٹرین کے سامنے آ کر یہ لوگوں نے خودکشی کر لی ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ MMTS ڈاؤن لائن پر یہ واقعہ پیش آیا. پی وجے شانتی ریڈی, وشال ریڈی اور چیتنیا ریڈی جو ہے یہ تینوں نے خودکشی کر لی ہے اور ان کا تعلق ہریتا ہرم کالونی بورڈ پل
से बताया जाता है। इस वाक़े के बाद हरिता हारम कॉलोनी बोर्ड उपल में गम की लहर दौड़ गई है कि एक माँ और 2 बेटों ने खुदकुशी कर ली। ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। अब ये पता चला रही है पुलिस के आखिर ये माँ और बेटों ने इस तरह का इंतहाई इक़दाम क्यों किया, क्या वजूहत हैं जिन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर ले। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि हुसैन सागर में एक माँ ने अपने बेटे को बच्चों को अपने यानी एक टेबल पर या मेज़ पर बिठाकर वहाँ पर आप देखें टैंक बंड की बात कर रहा हूँ, हुसैन सागर की बात कर रहा हूँ, वहाँ के बिठाकर एक चेयर पर बिठाकर उसने यानी छलांग लगा दी थी हुसैन सागर में और फिर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। बताया जाता है कि माली मुश्किलात के बायस उसने ऐसा किया है। तो बहरहाल ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी होती है, सियासी कायदीन की ज़िम्मेदारी होती है वो इस तरह के ख़ानदानों की मदद करें जो माली मुश्किलात का शिकार हैं या फिर उनके शौहर फौत हो गए हैं या बेवा हो गई हैं, उनकी मदद करें, ये सबसे अच्छी बात है। तो बहरहाल ये वाक़या जो पेश आया है माँ और 2 बेटों की खुदकुशी का, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है और उस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। लेकिन ये तो इक़दाम किए जाने चाहिए। ख़ास तौर पर आप देखेंगे रेलवे पुलिस है, उसको भी इस तरह के वाक़यात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कौन लोग जो हैं वो किस तरह की खुदकुशी कर रहे हैं और अगर इस तरह खुदकुशी करते हैं तो उनके कैसे रोका जा सकता है और किस तरह के वाक़यात का किस तरह इंसदाद किया जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि सोने से है, यानी गोल्ड से है। गोल्ड के बारे में कहा जा रहा है कि हालिया अरसे के दौरान जिस अंदाज में सोने की कीमतें आसमान को छूने लगी थी, 1,83,100 रुपये फ़ी तोला सोना हो गया था, यानी 24 कैरेट सोने की मैं बात कर रहा हूं, तो अब वो घटकर 1,70,600 रुपये फ़ी तोला हो गया है। इसी दौरान एक और ख़बर आ रही है कि हैदराबाद में 24 कैरेट जो सोना है उसका 1 ग्राम सोने की कीमत 16,058 रुपये है, जबकि आपको बता दूं कि 22 कैरेट सोने की कीमत हैदराबाद में फिल वक्त जो आज की जो कीमत है तो वो 14,770 रुपये फ़ी ग्राम है। इसी तरह आप देखेंगे कि 12,044 रुपये फ़ी ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत बताई गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि चांदी की कीमत में भी कमी आई है और सोने चांदी की कीमत में कमी आई तो लोगों ने तो राहत ली है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में मज़ीद गिरावट आ सकती है। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर जंग छिड़ जाए तो फिर पेट्रोल और सोने की और चांदी की और दीगर अशियाए ज़रूरिया जो हैं, अशियाए महतियाज जो हैं, उनकी कीमतों में, खाने पीने की अशिया में, अशियाए खुर्दनोश में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो बहरहाल कुछ राहत मिली है और वरना आप देखेंगे कि किस तरह एक सोने की कीमत जो बहुत कम हुआ करती थी अब 1,70,000, ये भी बहुत ज़्यादा है, 1,70,600 रुपये। अगर इसमें कमी आती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपने देखा कि अब सोना आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गया है। आम आदमी, गरीब आदमी, मुतवस्सित जो इंसान है, इवन दौलतमंद लोग भी सोना खरीदने से यानी खासिर हो जाएंगे ऐसा लगता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के जाने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अमिताभ बच्चन हो या फिर अक्षय कुमार हो या फिर आप देखेंगे कि दूसरे जो फिल्म स्टार्स हैं जो मोदी हुकूमत के हामी हैं, उनके भक्त हैं, उनका ये कहना था डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में, जबकि डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपए की कदर सिर्फ 55 रुपये थी, यानी 55 रुपये हिंदुस्तानी $1 के मसावी हुआ करते थे। उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मौजूदा वज़ीर आज़म जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीख पुकार की थी और कहा था कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। तो आपको बता दूँ कि वही मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में जो रुपया $1 के मुकाबले में 55 रुपये था, आज मोदी की हुकूमत में वो 92 रुपये हो गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इन तमाम के मुंह पर ताले पड़े हुए हैं, इनकी ज़बानें बंद है और ये मोदी हुकूमत के बारे में कुछ इज़हार ख्याल भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी तो खामोश हैं और हालिया अरसे के दौरान वो बहैसियत खामोश वज़ीर आज़म काफ़ी बदनाम भी हो चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 92 रुपये के करीब यानी रुपये की कदर हो गई है, यानी 92 रुपये जो हैं वो बराबर है $1 के। तो अब मोदी जी क्या कहेंगे या उनके भक्त क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। और भक्तों को कम अज़ कम अब इस गुलामी के दायरे से निकल आना चाहिए और उन्हें अपने मुल्क के मफाद में, हिंदुस्तान के मफाद में सोचना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि वज़ीर आज़म कौन है, हुकूमत किसकी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि हुकूमत क्या हिंदुस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचा रही है, क्या हुकूमत हिंदुस्तानियों को नुकसान नहीं पहुँचा रही है, महंगाई के ज़रिए उनकी कमर नहीं तोड़ रही है और
बेरोजगारी के जरिए नौजवानों को खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं कर रही है, मायूसी का शिकार होने पर मजबूर नहीं कर रही है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल हमारे मोदी जी जवाब देंगे या फिर मोदी जी के हामी जवाब देंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हिंदुस्तान की रुपये की कदर कमज़ोर होती जा रही है डॉलर के मुकाबले में, और इसका क्रेडिट मोदी हुकूमत को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपोजिशन कायदीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक ईरान की बात है, आप देखेंगे कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो तनाज़ा है वो जंग में तब्दील हो जाता है, जैसा कि इसराइल चाह रहा है, और इसराइल की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, ईरान की मईशत को जो पहले से ही तबाह है और तबाह कर दे, और वहाँ हुकूमत बदल दे, क्योंकि इसराइल के हर जो नापाक अज़ाइम हैं, नापाक इरादे हैं, नापाक मंसूबे हैं, उसको खाक में मिलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ईरान बहुत बड़ी रुकावट बनता जा रहा है। ऐसे में ईरानी हुकूमत का खात्मा इसराइल का और अमेरिका का और इस्लाम दुश्मन ताकतों का अहम हदफ बन गया है। अब देखना यह है कि ईरान क्या जवाब देता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमारे जो बहरी बेड़े हैं, ताकतवर बहरी बेड़े, वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ईरान कब खामोश रहने वाला है? ईरान ने मीद आबनाए हुर्मुज़ में आप देखेंगे कि अपनी जो मशक़ें हैं, बहरी मशक़ें, 2 रोज़ा बहरी मशक़ें शुरू करने का ऐलान किया है। इतवार और पीर को ये मशक़ें किए जाएंगी, और अमेरिकी मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने ईरान को इस तरह के मशक़ों के खिलाफ, यानी मशक़ करने के खिलाफ, एक्सरसाइज करने के खिलाफ इंतबाह दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हैसियत से अमेरिकी मिलिट्री सेंट्रल कमांड ईरान को धमकी दे रही है। और दूसरी अहम बात यह है, ईरान एक इक़्तिदार आला है, मुक़्तदर आला है, और वो अपनी सालिमियत के लिए, अपने इत्तेहाद के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसकी फ़ौज अगर मशक़ करती है, एक्सरसाइज करती है, तो ये अमेरिका को या अमेरिकी फ़ौजी क़यादत को एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अगर अमेरिका अपने हलीफ ममालिक के साथ अगर एक्सरसाइज करता है, तो क्या ईरान या कोई दूसरा मुल्क उस पर एतराज़ करता है? नहीं करता है। ये तो मामूल का खेल है और पार्ट ऑफ द गेम है जो हर मुल्क करता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप ईरान को बार बार धमकियाँ दे रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि इसराइल एक जौहरी ताकत होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और यहाँ तक कि इसराइली यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने कल ही इस बात का एतराफ़ किया था कि हमने 71,000 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आपकी लड़ाई हमास से है, लेकिन आप गज़ा के में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करते हैं, मासूम बच्चों का कत्लेआम करते हैं, ख़वातीन का कत्लेआम करते हैं, नौजवानों और बूढ़ों का कत्लेआम करते हैं। तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसके खिलाफ पाबंदियाँ आयद नहीं करता अमेरिका, जबकि अमेरिका ईरान के खिलाफ मुसलसल पाबंदियाँ आयद करता जा रहा है। तो ये तासुब है, ये जानिबदारी है, और इस्लाम दुश्मनी के सिवा कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस्लामिक फोबिक जो एटीट्यूड है ये अमेरिका का या अमेरिका के इत्तेहादियों का, ये दुनिया को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक साबिक जब एटमी एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल-बरदई का सवाल है, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अमेरिका उसी तरह ईरान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, झूठ की बुनियाद पर, जिस तरह इराक को झूठ की बुनियाद पर निशाना बनाया गया था और कहा गया था कि वहाँ पर सद्दाम हुसैन ने आम तबाही के हथियार बड़े पैमाने पर जमा कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बहरहाल उस झूठ की बुनियाद पर बेबुनियाद यानी प्रोपेगेंडा करते हुए अमेरिका, बरतानिया और दूसरे उसके हलीफों ने इराक पर हमला किया, इराक में इराक की ईंट से ईंट बजा दी। और आपको ये बता दूं कि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे और वहाँ के जो बड़े बड़े आला दिमाग थे, उनका कत्ल भी कर दिया। इसमें मोसाद और CIA के बारे में कहा जाता है कि उनका अहम किरदार था। तो आपने देखा कि किस तरह इस्लाम दुश्मनी में ये मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाते हैं। और आपको ये भी बताता हूँ कि अगर ये अमेरिका, आप गौर कीजिए, और मैं तो हमेशा ये गौर करता हूँ कि जब भी रमज़ानुल मुबारक आते हैं तो अमेरिका किसी ना किसी मुल्क को निशाना बनाता है, उसके इत्तेहादी किसी ना किसी मुल्क को निशाना बनाते हैं, चाहे वो इसराइल ही क्यों ना हो, वो भी किसी ना किसी मुल्क को निशाना बनाता है। और जैसा कि गज़ा में उसने कत्ले आम भी किया है, एक नहीं 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल मुसलसल वहाँ के गज़ा के मकीनों का कत्ले आम कर रहा है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उसमें अमेरिका उसकी भरपूर तायद और हिमायत कर रहा है। आज जो वाक़या
पेश आया है उसमें इसराइल की फिजाई हमलों में कम से कम 12 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, और अमेरिका को इस बारे में किसी किस्म की शर्मिंदगी भी नहीं होती, उसे शर्मसारी भी नहीं होती, और उसका आलमी जो किरदार है उसका एहसास भी नहीं रहता। अरे मेरे भाई, आप देखेंगे कि अब इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, तो कम से कम अमेरिका तो छोड़िए, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको तो आगे आना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि तू ये क्या कर रहा है, तू कत्लेआम कर रहा है, तुझ पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक 57 मुस्लिम ममालिक है, क्या इसराइल पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते? जबकि ये ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। ये मुसलमानों का कातिल है, गजा के मकीनों का कातिल है, फलस्तीनियों का कातिल है, काबिज है, नाजायज मुमलिकत है, और उससे ताल्लुकात कायम करना मैं समझता हूँ कि इंसानी एतबार से भी, मुसलमान तो दूर की बात है, इंसानी एतबार से भी ये गैर अखलाकी हरकत है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि ईरान जिस अंदाज में अब अमेरिका के सामने डटा हुआ है, अमेरिका को मैं समझता हूं कि उसकी गीरत पर गौर करना चाहिए कि उसके पास अब गीरत बाकी है या नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को लात मारकर निकाला था, कितनी बेइज्जती से जलील व खार कर कर अमेरिका को निकालने पर निकाला था, अमेरिकी फौज वहां से फरार होने पर मजबूर हुई थी। तो बहरहाल अमेरिका अगर आज ईरान पर हमला करता है तो कल दूसरे मुस्लिम ममालिक पर भी हमला कर सकता है और वहां पर बेचैनी फैला सकता है। वैसे भी आपने देखा कि किस तरह सोमालिया को तकसीम करने की कोशिशें हो रही है वहां पर, और आपने देखा कि जो सोमालिया का इलाका जो अलग हुआ है उसको आपने देखा कि इसराइल ने सबसे पहले तस्लीम किया है। तो ये अपने माफादात, नापाक अज़ाइम और साजिशों को कामयाब बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, और यकीन मानिए कि अमेरिका के इस कुर्रे अर्ज़ पर किसी का दोस्त नहीं हो सकता सिवाय इसराइल के, और यहाँ तक कि उसने अपने इत्तेहादियों को भी अब चैलेंज करना शुरू कर दिया है ग्रीनलैंड के मसले पर। और ग्रीनलैंड का मसला आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, यहाँ तक कि वो चाहता है कि अमेरिका वो चाहता है कि वहां पर वो कब्जा कर ले, और वो ये बहाना बना रहा है कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजर रखे हुए हैं, जबकि डेनमार्क ने और यूरोपीय यूनियन ने के तमाम ममालिक ने, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने, इसके अलावा आप देखेंगे कि खुद कनाडा ने अमरीकी सदर के खिलाफ बातें की है और कहा कि अमरीकी सदर की नीयत ठीक नहीं है। और हद तो यह है कि अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शर्म दिलाने के लिए वहाँ के जो ग्रीनलैंड के बाशिंदे हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप अमरीकी किसी रियासत कैलिफोर्निया के बारे में कहा जा रहा है कि वो खरीदना चाहते हैं, अमरीका को पैसा देंगे, अमरीका को चाहिए कि वो अपनी एक रियासत फरोख्त कर दे। अमरीका की 50 रियासतें हैं। अब यकीन मानिए कि आज अमरीका ईरान में अगर फंसेगा तो अमरीका मुंतशिर भी हो जाएगा, अमरीका की मईशत भी तबाह होने वाली है। वैसे भी अमेरिका के खिलाफ जो एक्सटर्नल डेट है यानी बैरूनी कर्ज है, आपको ये जान कर रहे थे कि 36 अरब डॉलर का अमेरिका पर बैरूनी कर्ज है, और अमेरिका को इस सिलसिले में समझ जाना चाहिए। खासतौर पर अमेरिकी अवाम को शऊर में आना चाहिए कि वो ट्रंप के नाजायज और गैर कानूनी इकदाम को रोकें, और खासतौर पर इसराइल की ओर जिस तरह वो नाजायज और गैर कानूनी तायद और हिमायत कर रहे हैं उसके बारे में रोकना, उसका मुआखजा करना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं, और उस खबर का ताल्लुक कांगो से है। और कांगो के बारे में आपको बता दें कि किस तरह कांगो में जो आप देखेंगे कुदरती वसाइल मौजूद है, वहाँ की जो कानें हैं धातों की, वो कानें बारिश के मौसम में मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है, और उसके सिलसिले में बताया जाता है कि मशरिकी कांगो में एक वाक़या पेश आया जिसमें कान के बैठ जाने से कम 200 अफराद, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत थी, अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, और 20 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। और ये बताया जाता है कि मशरिकी जो कांगो है उसमें बागियों का बहुत ज़्यादा असर पाया जाता है, और ये लैंड स्लाइडिंग यानी ज़मीनी तोदे खिसकने के नतीजे में ये कान जो है वो पूरी तरह बैठ गई और उसमें ये दब गए। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि गरीब अफ्रीकी ममालिक के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो बड़ी साम्राज्यी ताकतें हैं वो इन गरीब ममालिक का इस्तेसाल भी करती हैं, वहाँ के जो कुदरती वसाइल है उन्हें अपने लूटने की कोशिश करती हैं और लूटमार भी करती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो तबाही लाती है दुनिया में, और जो अदम मसावात का माहौल है वो पैदा करती है, और जहाँ पर अदम मसावात होते हैं वहाँ तबाही बर्बादी यकीनी हो जाती है। तो कांगो की बात भी हमने आपको सुनाई है और कहा है, बताया कि किस तरह कांगो में एक कान बैठ जाने के नतीजे में 200 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। तो बहरहाल जहाँ पर गुर्बत होती है वहाँ पर तबाही भी होती है। ऐसे में
عالمی برادری کو ایک ایسا نظام تشکیل دینا چاہیے جس سے غریبوں کی مدد ہو، غریب ملکوں کی مدد ہو، افریقی ملکوں کی مدد ہو، اور وہ غربت کے نتیجے میں کسی دوسرے کا استحصال کا شکار نہ بنے۔ ویسے بھی سامراجی طاقتیں بڑے پیمانے پر دوسروں کو، اور خاص طور پر جو غریب ممالک ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ فی الوقت مختلف ممالک کو ڈرانے دھمکانے میں نمبر 1 پوزیشن پر آ گیا ہے، جبکہ اسے انسانی اقدار کے تحفظ میں، ہیومن ویلیوز جو ہیں اس کے تحفظ میں آگے آنا چاہیے تھا۔ ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ جس انداز میں اقدامات کر رہا ہے اسے امریکہ کی بدنامی ہو رہی ہے، ساری دنیا میں امریکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکیوں کے بارے میں، حالانکہ یہ لوگ بہت دیانتدار ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کیسے ان لوگوں نے بے خوفی کر دی ہے کہ ایک ٹرمپ جیسے شخص کو صدر بنایا ہے۔ تو بہرحال اس پر بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، اور سوال کیے جا رہے ہیں کہ آخر ٹرمپ امریکی صدر کیسے بنے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ کے حالیہ بیانات دیکھ لیجئے، آپ 24 گھنٹے ٹرمپ پر غور کیجئے کہ وہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ وہ اگر بیانات دیتے ہیں، صبح ایک بیان ہوتا ہے، دوپہر میں ایک بیان ہوتا ہے، اور شام میں ان کا بیان بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا طاقتور بحری بیڑا ایران کی طرف بھیج رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے وہ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ کو ضرورت کیا ہے کہ ایران کی طرف بحری بیڑا بھیجیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ اپنے قرض جو ہیں، بیرونی قرض، وہ ادا کیجئے، امریکیوں کو سہولتیں پہنچائیے۔ جہاں پر کالوں کو مارا جا رہا ہے، امیگریشن جو عہدیدار ہے وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اس پر غور کریں۔ عوام احتجاج پر اتر آ رہی ہیں۔ اگر امریکہ میں ایران کی طرح، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، تو پھر امریکہ میں اگر ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کی رپورٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسے منظر عام پر لانے سے روکتے کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کا کرتے جا رہے ہیں، یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بار بار ارتکاب کر رہے ہیں۔ کبھی کسی معذور کو گولی مار دی جاتی ہے امیگریشن عہدیداروں کی جانب سے، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ کسی 3 ماہ کی 3 بچوں کی ماں کو گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فی الوقت عوام جو ہے وہ کافی پریشان ہے۔ ویسے بھی ناظرین، ہم آپ کو پھر تلنگانہ لیے چلتے ہیں۔ تلنگانہ میں آپ کو بتا دیں کہ سرکاری جو اسکولز ہیں، گورنمنٹ اسکول ہے، اس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ریزیڈینشل اسکولز کے ذریعے بھی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے، اور نوجوان ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اب جو خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ تلنگانہ کے 3 اضلاع ہے، ایک تو سنگاریڈی ہے، دوسرا کھمم ہے، تیسرا ونپرتی ہے۔ وہاں پر علیحدہ واقعات پیش آئے ہیں، جس میں یعنی فوڈ پوائزننگ یا سمیت غذا کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 100 بچے سمیت غذا سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے مڈ ڈے میل کے تحت کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ان کو الٹیاں ہونے لگیں، اور پھر ان کے پیٹ میں درد بھی ہونے لگا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ متاثرہ جو بچے ہیں انہیں اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ 29 اور 30 جنوری کو یہ واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول وینکٹا پور سنگاریڈی میں کم از کم 45 بچے جو ہیں وہ سمیت غذا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، اور مڈ ڈے میل کے جو کھانا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں نے اس میں پہلے تیز بو سنی، بدبو سونگھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بو کو نظر انداز کر کے کھانا کھا لیا۔ غریب بچے ہوتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کھانا کھایا تو پھر ان کو الٹیاں ہونے لگیں، اور پھر ان کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، اور ان کے جو اسکول اسٹاف ہے انہیں منتقل کر دیا، یعنی اسپتال منتقل کر دیا۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو ایک اور خبر سناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح 28 جنوری کو اجیت پوار جو ڈپٹی چیف منسٹر تھے مہاراشٹر کے، ان کا ایک فضائی حادثے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی۔ اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ان کی بیوہ سنیترا پوار جو رکن راجیہ سبھا ہے وہ ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گی، لیکن شرد پوار نے کہا ہے کہ انہیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آئیڈیا ہے، بلکہ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے ہی انہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج ہی سنیترا جو پوار ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لیتی ہیں یا پھر التوا میں رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔